आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सियासत का अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है, मगर सत्ता पाने के बाद भी सियासत को साधे रखना कम बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि लक्ष्य पाने के बाद अगर लक्ष्य अगले की तैयारी हम करें तो इस पर आपाधापी होती है और कई बार मूल्यों से समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज सिद्धांतों से सत्ता के आगे, जैसा कि बीजेपी के साथ हो रहा है। केंद्र में सत्ता पाने के बाद अब बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य देश के सबसे बड़े सूबे में परचम लहराना है। इसके लिए तैयार हो रही है रणनीति और इसके बीच अंतर विरोध की आहट अभी से सुनने लगी है। अब सवाल यह है कि अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के भीतर का अंतर विरोध क्या बीजेपी की रणनीति है या फिर राजनीतिक मजबूरी, जो उसे ना चाहते हुए भी समझौते करने पर मजबूर कर रही है। उत्तर प्रदेश में आयातित प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयानों में फर्क है। राम मंदिर मुद्दे पर बिना मौसम दिया गया गृह मंत्री का राजनाथ सिंह का बयान, ये दोनों बातें बीजेपी के इस रणनीतिक सोच की ओर इशारा कर रही हैं, जिसका निशाना दरअसल 2017 के यूपी इलेक्शंस हैं। पार्टी में जो भी आना चाहेगा उसका स्वागत है, हम स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाहर के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता के हितों को नुकसान पहुंचे। यूपी बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के दो शीर्ष नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह कश्मकश में घिरी हुई है। सवाल आयातित नेताओं से जुड़ा है, जिनके लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाहें खोल दी थी और नतीजा मनमाफिक रहा। अब एक बार फिर बड़ा चुनाव दस्तक दे रहा है, सो तैयारी भी बड़ी है। गाजियाबाद में बैठे बीजेपी के आला नेता मंथन में जुटे हैं, लेकिन सवाल वहीं फंस रहा है कि बाहरी नेताओं का क्या किया जाए। दरअसल आयातित नेताओं को लेकर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर लोकसभा चुनाव में बेहतर है तो पिछले विधानसभा चुनाव में गड़बड़। 2012 के विधानसभा चुनाव में हुई बाबू सिंह कुशवाहा की एंट्री और उसके चलते भुगता गया खामियाजा अभी भी प्रदेश नेतृत्व के जेहन में ताजा है। लिहाजा कार्यकर्ताओं पर दांव लगाना कई नेताओं को सेफ साइड लगता है, मगर रणनीति ये भी कहती है कि जिताऊ प्रत्याशी ही बेहतर विकल्प है। इसके लिए मूल्यों से समझौता करने में कोई गुरेज नहीं। मौजूदा वक्त में भी बीएसपी से निकाले गए कई नेता बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं। यूपी बीजेपी के तमाम नेता 2017 मिशन को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से केंद्र में उनकी सरकार बनी है, ठीक उसी तरह यूपी में भी वो बीजेपी का झंडा लहराएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से जीतने के बाद बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर यूपी के विधानसभा चुनाव ही हैं, क्योंकि लखनऊ फतह के बिना दिल्ली की जीत अधूरी है। ऐसे में रणनीति क्या हो, नीति क्या हो और उसे अमली जामा पहनाने की तरकीब क्या हो, इसके लिए सभी नेता पसीना बहा रहे हैं। इस कड़ी में न केवल रणनीतिक तौर पर तैयारियां हो रही हैं, बल्कि माहौल को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए तमाम पुराने फॉर्मूले भी आजमाए जा रहे हैं। इसका उदाहरण है फैजाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान, जिसमें उन्होंने राम मंदिर पर कानून बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत राज्यसभा में बहुमत न होना बताया था। अब इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। अब तो स्पष्ट बहुमत है, तो हमारे पास भी जब हम सरकार में थे तब ये समस्या होती थी, उसकी वजह से कानून बनाना तो बंद नहीं कर दिया। बाकी कानून क्यों बना रहे हैं फिर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो वही सत्ता पक्ष अब बचाव की मुद्रा में है। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप ठीक बात कही है। ये सच है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन क्या सरकार कानून नहीं बना रही? ऐसे में राम मंदिर मुद्दे की बात करना एक तरह से मुद्दों को उछालकर तमाशा देखने की कवायद जैसा ही है, जिसका आरोप विपक्ष बीजेपी पर लगाता रहता है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता को साधने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करना भी दरअसल सियासत की मजबूरी ही है, जिसका इशारा यूपी प्रभारी ओम माथुर ने दिया है। 2017 भी दूर है, लेकिन रणनीतियों और नीतियों का फर्क ये बता रहा है कि आने वाला घमासान बेहद दिलचस्प होने वाला है। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जीत के लिए क्या कुछ कर सकती है बीजेपी? क्योंकि बाईपोल्स में हार, बिहार के बाईपोल्स में हार, यूपी के बाईपोल्स में हार, हर जगह बीजेपी बैकफुट पर है, संगठन मजबूत नहीं है। और दूसरी तरफ जो केंद्र के सिपा सलाह रहे, राज्य के सिपा सलाह रहे, वो उल्टी बातें करते हैं। कैसे जीतेगी बीजेपी? ऐसा है निहारिका, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कारण अभी जो चुनाव थोड़ा दूर हैं, 2 साल कम से कम इधर हैं, उसके पहले बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होगी वो केवल उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वही नहीं तय करेंगे। इसमें जो केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी एक रोल होगा। अब बात जहां से शुरू हुई, लोकसभा के चुनाव में बाहर से भी लोग लिए गए और पुराने कार्यकर्ता भी थे, सबको मिला करके एक अच्छे परफॉर्मेंस पार्टी की रही। उसके बाद के जो अलग अलग प्रांतों में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, वहां भी दिल्ली के पहले तक एक तरह से संतोषजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी। दिल्ली से एक नई तरह की स्थिति आई जबकि किरण बेदी को पार्टी ने प्रोजेक्ट किया और उसमें जो आम जो कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, वो उसने इसको पसंद नहीं किया और पार्टी की करारी हार हुई। तो इस नाते से एक तरह से इस समय पार्टी कोई निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में है नहीं और निश्चित रूप से कुछ कहने का कोई लाभ भी नहीं है। कारण ये कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर में डिपेंड करेगी या बाहर के लोगों को भी लेगी, क्योंकि दोनों तरह के इसमें अनुभव होते हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बाहर से लिए जाने वाले लोग अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और पार्टी को उसका फायदा होता है। कई बार ये भी होता है कि उसका नुकसान भी होता है। तो दोनों के बीच में एक प्रकार का बैलेंस लाना जरूरी है और हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते तक बहुत सारी और नई नई भी बातें होंगी, जैसे बयान आ रहे हैं, इसके अलावा और दूसरे तरह के भी बयान आएंगे। बिल्कुल जेपी शुक्ला साहब, पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की जाएगी और सुधरी नहीं है, सबक नहीं लिया बीजेपी ने। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस बस राहुल गांधी को थोड़ा बहुत ले आती है विजिट में, सरप्राइज विजिट में, लेकिन बीजेपी का तो कोई चेहरा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2014 जीते थे तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से पूरी तरीके से कोशिश की थी। उसके बाद हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड में भी जीत, कार्यकर्ताओं का उत्साह नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर जीते। लेकिन धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब ऊपर से जाकर सीधे धड़ाम से गिरना, ये क्या कारण है? क्योंकि दिल्ली से और बाईपोल से सबक नहीं लिया। अगर बाहरी लोग लेकर आएंगे तो वही कार्यकर्ता जो एक समय में जिताऊ हो जाते थे वो ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना अपना नियत दिखेगी, ना नीति दिखेगी, ना नेतृत्व दिखेगा, बाहरी थोप दिए जाएंगे। निहारिका, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी को इन बातों का पता नहीं है। निश्चित रूप से वो भी इन बातों के ऊपर में विचार कर रहे होंगे, लेकिन अभी चुनाव इतनी दूर हैं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन पार्टी का कैंडिडेट होगा, कौन खड़ा होगा, ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरह से लोकसभा के चुनाव से लेकर के और दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक जो भी पार्टी की रणनीति थी उसके निर्धारक 2 ही लोग थे, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। अब दिल्ली की पराजय के बाद एक प्रकार से इन दोनों लोगों का जो सोच थी और जो इनकी निर्णय करने का जो तरीका था उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ है। तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकार करें या न स्वीकार करें, लेकिन ये सच है कि उनके मन में भी ये दुविधा जरूर होगी। इस बात पर वो विचार कर रहे होंगे कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव आने के लिए किस तरह की रणनीति बनाएं, किस प्रकार के कैंडिडेट बनाएं। कारण ये है, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पर कि जातीय समीकरण काफी कुछ चुनाव के परिणामों को तय करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो जातीय समीकरण अगले चुनाव को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा लगता नहीं। ये बात जरूर है कि
जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर जातीय समीकरण खत्म हो गए थे और वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके वक्तृत्व, बिल्कुल मोदी की लहर का असर ये था कि जो बाहरी पार्टी के नेता थे, जो बागी थे, उन्होंने भी बीजेपी में एंट्री की और इस लहर में जो पूरी, जैसे बीजेपी कहती है, सुनामी में कह सकते हैं बाकियों को बहा दिया और बाहरी भी यहां पर जीत गए। लेकिन अब दिल्ली की हार के बाद और बाईपोल्स में मिली हार के बाद क्या कमोबेश वैसा हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन के कार्यकर्ताओं से स्टेट लेवल पर करीबी रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें बाहरी नहीं चाहिए, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहिए। लेकिन केंद्र से भेजे गए प्रभारी कहते हैं निश्चित तौर पर बाहरियों का वेलकम है। ये विरोधाभास और ये पार्टी को कैसे जिताएगी जो 2017 पर नजर गाड़े। कभी बदलाव होता है तो बेहतर के लिए होता है। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रचंड जीत हुई, बदलाव हुआ, तो क्या वो बेहतर के लिए हुआ? एक साल बाद का एनालिसिस दिल्ली से देखिए या फिर उत्तर प्रदेश बिहार के बाईपोल के रिजल्ट से देखिए और बीजेपी नेताओं के विरोधाभासी बयानों से देखिए। जो नाखुश भी हैं, फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश की 2017 पर नजर डाले हुए है, वो बीजेपी के नेता, संगठन के जो कह सकते हैं जो खांटी नेता हैं, उनका विजन है क्या, वो क्या सोच रहे हैं और कार्यकर्ता किस तरीके से कंफ्यूज और गुमराह महसूस कर रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को इस डिबेट के जरिए बता रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भी राजनाथ सिंह के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं। बीजेपी ने बार बार दिखाया है कि वो राजनीतिक सनसनीखेज के लिए राजनीतिक सस्तीकरण करती है राम का नाम का, राजनीतिक दुरुपयोग करती है राम मंदिर और राम के नाम का। जब वो सत्ता के बाहर होते हैं तो कई ऐसी मुद्दों को, विभाजन के, आपसी वैमनस्य के मुद्दों को उठवाते हैं। जैसे ही सत्ता में आते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आपके पास राज्यसभा में बहुमत होगा तो क्या कोर्ट के फैसले की आप अनदेखी करेंगे? ये तो कंटेम्प्ट है कोर्ट पे। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, ऐसा वक्तव्य देना कोर्ट की अवमानना। ऐसा है, हमारे गृह मंत्री जी हैं जो कह रहे होंगे, ठीक ही कह रहे होंगे। सहमत है कि राम मंदिर ना बने? राम मंदिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सत्ता में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अकल आती है और जो विपक्ष में रहते हैं तो शायद मूर्खता उनका पर्याय बन जाती है। अयोध्या में भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपने राजनीतिक खो खो खेलने का एक सिद्धांत बना लिया है। आस्था के प्रश्न पर कहते थे कि कानून का कोई प्रश्न नहीं है, आज कानून की बात कर रहे हैं। कहाँ गई राजनाथ जी आपकी आस्था? अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवादित मामला है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये लंबित पड़ा हुआ है। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई जजमेंट नहीं आता है तो मैं समझती हूँ कि खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी वरिष्ठ मंत्री है तो मेरे ख्याल उनको थोड़ा इस किस्म के बयान देने से बचना चाहिए। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि विरोध एक इतिहास है कि जब जब कोई प्रचंड बहुमत से आता है और कह सकते हैं विपक्ष एकदम लचर होता है तो सत्ता पक्ष की दिक्कत उसके अंदर से ही पैदा हो जाती है, उसके अपने ही उसको ऐसा धोखा दे देते हैं। इतिहास इस चीज का गवाह है। अब चाहे अरुण शौरी का केस ले लीजिए या मुरली मनोहर जोशी का सजेशन, सुझाव या फिर एक दुख ले लीजिए, जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ जेपी शुक्ला साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। जेपी शुक्ला साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे यूपी बीजेपी को अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चीन की पार्टी को भी इसने पछाड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोच, एक विजन की कमी क्यों रह जाती है कि सिर्फ पोलराइजेशन के मुद्दे या जात पात से जुड़े मुद्दे या धर्म के मुद्दों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है? उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है ऐसा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। निहारिका, उत्तर प्रदेश की जनता अभी कहां तक पहुंची है इसका कोई जो है स्पष्ट प्रमाण मिला नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 बार से विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि जाति के आधार पर ही जो मतों का विभाजन हुआ है और उसी आधार पर एक बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आई।
भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूज है तो ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है। कायदे से जो लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने जिस प्रकार का रुख अख्तियार किया, उससे तो यही लगा कि अब जाति की राजनीति खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला। लेकिन ऐसे लगता है कि जो उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं उससे फिर ये बात लगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोई इस प्रकार का जो चरिज्मा कोई था वो अब है नहीं। और छोटे स्तर पर ये बात है या पूरे प्रदेश के स्तर पर यह बात है, इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पे तीनों दावेदार हैं राजनीतिक सत्ता के, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसमें समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की रणनीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा रास्ता पकड़ती है? या तो वो ये रास्ता पकड़ेगी कि इन दोनों को के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए ये इस प्रकार का जातीय गणित मिलाए कि इन दोनों पार्टियों से जीत करके इनको पछाड़ करके आगे आए, या वो इस प्रकार की रणनीति करे कि हम जातीय आधार पर कुछ नहीं करेंगे और जैसे लोकसभा का चुनाव लड़े थे उसी प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता का मूड बदल देंगे। तो ये चीजें अभी साफ नहीं है और इलेक्शन में भी लगभग 2 साल की देर है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में यह बात ज्यादा स्पष्ट होगी और तभी ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच अब किस दिशा में जा रही है। जेपी शुक्ला साहब, ये जानना चाहेंगे आप किस तरीके की रणनीतिक सोच की तरफ बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर संगठन से, सरकार से, मंत्रियों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, या एक छोटा सा नगर पालिका अध्यक्ष ही हो, बीजेपी की तरफ से जो बयान दे रहा है, बीजेपी की तरफ जो सोच का इशारा कर रहा है, उसकी सोच अब बीजेपी की रणनीतिक सोच का ही मैच कर रही है। किस दिशा में बीजेपी जा रही है? देखो निहारिका, वैसे तो यह विरोधाभास जो बाई इलेक्शन से उनमें भी दिखाई दिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास। इसके बावजूद जब ये चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तब उसमें जो योगी जी ने या बाकी उत्तर प्रदेश के स्तर के जो नेताओं ने, उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए जिससे कि सांप्रदायिकता सामने उभर करके आई। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या कौन सा रास्ता पार्टी पकड़ेगी ये अभी देखना बाकी है। मुझको ऐसे लगता है कि अब ब्लैटेंट तरीके से सांप्रदायिकता की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वैसा करना जो नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और अभी जो बीच बीच में जो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि भारतीय जनता ये ढोंग है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर ही राजनीति करना चाहती है, उसको पुष्टि होगी। तो इस नाते से ऐसे हमको लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी की जो लाइन है अल्टीमेटली वही जो है वो आगे ऊपर रहेगी और उसी आधार पर चुनाव। बिल्कुल, सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। सियासत की बात सच्चाई के साथ में बस इतना ही।